हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम कुछ सिमिलरिटीज देख रहे थे, कैसे बैक्टीरियाज एक यूकैरियोट्स के सिमिलर है या फिर कैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा आपकी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट कौन कौन से हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मतलब आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से कवर नहीं किया है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर को अच्छे से सुनिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को सुनिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होती है एक बैक्टीरिया के अंदर भी या फिर एक प्रोकैरियोटिक के अंदर भी और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी। राइबोसोम से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। फर्स्ट, राइबोसोम दोनों ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, कोई बैक्टीरियल सेल हो, फंगल सेल हो, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है बेटा? तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना प्रोटीन के बेटा सरवाइव नहीं कर सकता है। तो प्रोटीन की जरूरत हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो भी प्रोटीन से मिलके बनी है। जितने भी एंजाइम्स फंक्शन कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो भी प्रोटीन्स के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, तो हर एक फंक्शंस जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सब बिना प्रोटीन की हेल्प के हो ही नहीं सकते। और जितने भी स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी अलग टाइप की होती है जो कि आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। तो कुछ प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं और कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो कि फंक्शंस परफॉर्म कराती हैं हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस कराती हैं। क्लियर? तो ये राइबोसोम्स दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट थे, बैक्टीरियाज के अंदर और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरियाज के अंदर ओनली 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट है। ये एक क्या है? स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट। स्वेटबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। ऐसे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बेटा, 70S टाइप के भी और 80S टाइप के भी। तो मैंने बताया था कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि यूकैरियोट्स में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में बस ये पूछा है सिंपली कि यूकैरियोट्स में किस टाइप के राइबोसोम होते हैं, तब आपको आंसर क्या देना है? 80S टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि यूकैरियोट्स में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपली आंसर क्या बनेगा? 80S टाइप के राइबोसोम। अगर आपसे ये पूछता है कि यूकैरियोटिक में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, अगर वहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको 70S, एक ऑप्शन दे दिया आपको 70S, बी ऑप्शन दे दिया आपको 80S, सी ऑप्शन दे दिया आपको बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन दे दिया आपको नन, तब कौन सा आंसर बनेगा? तो कौन सा बनेगा बेटा? बोथ ए एंड बी, मतलब 70S भी और 80S भी। ठीक है, अगर 70S नहीं दिया है, आपसे पूछा है कि एक ऑप्शन में आपको 70S दिया है, एक ऑप्शन में आपको 80S दिया है, एक ऑप्शन में कुछ भी ऐसे ही दे दिया आपको, एक ऑप्शन में कुछ भी ऐसे ही दे दिया आपको 60S, या फिर डी ऑप्शन में आपको दे दिया 50S, तो किस टाइप के होंगे बेटा? 80S टाइप के। क्लियर? इसके बाद में अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में हमेशा 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जब पूछ लिया आपसे कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तब क्या आंसर आएगा बेटा? 80S टाइप के राइबोसोम। क्लियर? अगर आपसे ये पूछ लिया कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है,
ध्यान से सुनना बेटा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह दे दिया आपको प्लास्टिड, या फिर प्लास्टिड की जगह दे दिया आपको क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो गया कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, या तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है बेटा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह दूसरा नाम दे दिया बेटा आपको प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड दे दिया, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, या फिर प्लास्टिड की जगह आपको एक और दूसरा, या फिर प्लास्टिड की जगह दूसरा नाम लिख के दे दिया आपको क्लोरोप्लास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा दे दिया, या फिर प्लास्टिड लिखा दे दिया, या फिर क्लोरोप्लास्ट लिखा दे दिया। पूछ लिया कि इनमें किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट, ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो सिंपली आपसे ऐसे पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तब क्या आंसर बनेगा बेटा 70S टाइप का। कौन सा होता है 70S टाइप का। तो इसीलिए यूकैरियोट्स में दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S एज वेल एज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। क्लियर बेटा। क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी बन जाता है। क्या बन जाता है डिफरेंट थोड़ा सा, एक बार ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं हम, क्या और क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में जो बोलता हूँ ना वो क्वेश्चन भी साथ के साथ में आप लिख लिया करो, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है, क्योंकि अगर आपका टेस्ट होगा तो मैं भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दूंगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज होके गलत आंसर लगा दो और आपके नंबर में काट दूं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मेरे नंबर काटने से बचना है और आपको सही आंसर लगाना है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नोट्स, जब आप लिख रहे हो तो नोट्स के साथ साथ आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है एक एग्जामिनर, तो आपको वो क्वेश्चन भी साथ के साथ लिख लेना है, थोड़ा सा फास्ट शॉर्ट में लिख लेना है क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हम थोड़ा सा आगे और राइबोसोम में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले ये समझो आप कि जो राइबोसोम होते हैं बेटा, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, और ये सेल ऑर्गेनेल ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके सराउंडिंग कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब राइबोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल है बेटा, तो राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल है बेटा, मेम्ब्रेन लेस, मतलब इसके सराउंडिंग कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती, कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो सेल के अंदर बेटा अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के सराउंडिंग सिंगल कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा, छोटी छोटी, उन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को, उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर, उन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं बेटा हम, सेल ऑर्गेनेल्स। तो उसी में से एक सेल ऑर्गेनेल है ये राइबोसोम, ठीक है। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सेल में ऐसे होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब जिनके सराउंडिंग एक सिंगल कवरिंग प्रेजेंट होती है। बहुत से ऐसे भी होते हैं बेटा जिनमें डबल कवरिंग होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके सराउंडिंग कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। इसके बाद में मैं आगे क्या बता रहा था आपको कि ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और साथ ही साथ ये राइबोसोम्स 2 सब यूनिट के बने होते हैं। ये राइबोसोम्स बेटा 2 सब यूनिट के मिलके बने होते हैं, ठीक है। 2 सब यूनिट से मिलके एक राइबोसोम बनता है। क्लियर। तो ये जो राइबोसोम होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में डिस्कस करते हैं सबसे पहले,
कि जो बैक्टीरिया में 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरियाज में हमने पढ़ा ना, बैक्टीरियाज में 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, तो बैक्टीरियाज में ये जो 70s टाइप के राइबोसोम है, ये इसकी भी 2 सब यूनिट है। ठीक है, राइबोसोम मैंने बोला राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है बेटा। तो सबसे पहले हम राइबोसोम्स जो कि 70s टाइप के हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 70s राइबोसोम की भी 2 सब यूनिट है। कौन कौन सी? एक सब यूनिट होती है बेटा जो कि लार्ज सब यूनिट होती है। कैसी होती है बेटा? लार्ज सब यूनिट। और दूसरी सब यूनिट होती है बेटा स्मॉल सब यूनिट। तो हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, जिनमें से एक सब यूनिट लार्ज सब यूनिट होती है और दूसरी स्मॉल सब यूनिट होती है। क्लियर? ऐसे ही ATS में भी एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा? लार्ज सब यूनिट को और स्मॉल सब यूनिट दोनों अलग अलग है। 70s में कौन सी लार्ज है और कौन सी स्मॉल है, ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटा मैं एक बार, ध्यान से सुन लेना। बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, ठीक है, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, 70s और 80s 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? फिर मैंने बताया कि ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसके बाद मैंने बेटा ये पॉइंट डिस्कस किया आपसे कि हर राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। हर राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। एक सब यूनिट होती है बेटा लार्ज सब यूनिट और दूसरी सब यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, एक सब यूनिट होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। तो 70s में भी 70s टाइप के राइबोसोम में भी दोनों सब यूनिट प्रेजेंट होगी, लार्ज सब यूनिट भी और स्मॉल सब यूनिट भी। ऐसे ही 80s के अंदर भी 2 सब यूनिट होगी, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। तो बेटा किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होता है यहाँ पर वो समझना है आपको, और साथ ही क्वेश्चन को लिख भी लेना किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन इस टाइप के फ्रेम में दिख सकता है आपको कि जो 70s राइबोसोम है या बैक्टीरियल राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है ना? आपसे पूछ लिया बैक्टीरियल राइबोसोम या फिर 70s राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो स्मॉल सब यूनिट कौन सी है, आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए वहाँ पर उसने 50, फिर दे दिया सेकंड ऑप्शन उसने 30, थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने 40, फोर्थ ऑप्शन दे दिया उसने 60। ठीक है, तो पूछ लिया आपसे बैक्टीरियल राइबोसोम या फिर 70s राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो स्मॉल सब यूनिट कौन सी है बेटा? 30। क्लियर? और लार्ज सब यूनिट कौन सी है 70s की? 50s। ठीक है, 30s इसकी स्मॉल सब यूनिट है और 50s लार्ज सब यूनिट है 70s राइबोसोम की। ऐसे ही 80s राइबोसोम की भी 2 सब यूनिट है, एक लार्ज एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, इसकी भी एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर कि 80s राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कौन सी या फिर लार्ज सब यूनिट कौन सी है। तो इसमें 2 सब यूनिट है 40s और 60s। तो 40s स्मॉल सब यूनिट होती है और 60s बेटा लार्ज सब यूनिट होती है। क्लियर? कभी आपको 80s ना दे वो और पूछ लिया डायरेक्टली उसने यूकैरियोटिक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है, तो जब भी उसने डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन की यूकैरियोटिक राइबोसोम, तब आपको 80s मान के ही चलना है। जब तक उसने नहीं दिया है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट, ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया है क्वेश्चन में, तब तक आपको क्या मान के चलना है कि यूकैरियोटिक के अंदर 80s टाइप के राइबोसोम ही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, इसके बाद बेटा
नेक्स्ट दी है डीएनए। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले डीएनए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल डीएनए इज कंटेन्ड इन अ लार्ज सर्कुलर स्टैंड, तो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल सा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है बेटा। क्या फुल फॉर्म है इसकी, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, RIBOSE राइबोज न्यूक्लिक एसिड, NUCLEIC न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए और आरएनए ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बैक्टीरियल डीएनए दे रखा है, बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हर सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करता है कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूक्लियस में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपको जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड, सेकंड दे दिया आपको न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या फिर फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको राइबोसोम। तो अलग अलग ऑप्शन दे दिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस तो नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर में प्रेजेंट होता है, क्लियर। ऐसा लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियोइड इज नॉट एन ऑर्गेनेल बट अ रीजन विद इन द साइटोप्लाज्म। तो ये सब कि आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है न्यूक्लियोइड, ये क्या होता है, एक रीजन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। फिर लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी बैक्टीरियाज ऑल्सो हैव एडिशनल स्मॉल रिंग्स ऑफ डीएनए नॉन एज प्लाज्मिड। तो बेटा बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस में डीएनए उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसी रिंग को बोलते हैं बेटा हम प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरियाज का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा सिमिलरिटीज में, कैसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के सिमिलर है। तो सबसे पहले हमने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस किया कि प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे कोई यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई एनिमल सेल हो, चाहे कोई प्लांट सेल हो। इसके बाद डिस्कस किया बेटा हमने राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और राइबोसोम्स कैसे सेल ऑर्गेनेल है बेटा, इन पे कैसी कवरिंग होती है, तो कोई कवरिंग नहीं होती। तो राइबोसोम कैसे होते हैं, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस, क्लियर। फिर मैंने आपको ये बताया कि राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S टाइप के और 80S टाइप के। और S का मतलब क्या होता है बेटा, स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट। तो स्वेटबर्ग एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसको अलग अलग क्लासीफाई किया था 70S और 80S में। 70S टाइप के राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा 70S टाइप के राइबोसोम्स बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S भी प्रेजेंट है यहाँ पर और 80S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है,
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया था। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि 70s राइबोसोम किन में प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरियाज में। ठीक है, अगर वहाँ पे दे दिया सेकंड ऑप्शन आपको यूकैरियोट्स और थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको बोथ ए एंड बी, तो क्या आएगा बेटा, बोथ ए एंड बी बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये पूछ लिया आपसे यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये पूछ लिया सिंपली कि यूकैरियोट्स में किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो जब अगर अकेले दिया है यहाँ पर 70s 80s 60s या 50s ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है, तो जब तक कुछ नहीं दिया, आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तब तक आपको 80s आंसर लगाना है। ठीक, अगर आपको दिया है यूकैरियोट में किस टाइप के राइबोसोम होते हैं 70s 80s, और थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी बोथ, क्योंकि 70s भी होते हैं और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये डिस्कस किया बेटा हमने कि 70s टाइप के राइबोसोम यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। या तो माइटोकॉन्ड्रिया दे सकता है या फिर प्लास्टिड दे सकता है, या कई बार प्लास्टिड की जगह पर क्लोरोप्लास्ट भी नाम दे देता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही टाइप है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने आगे डिस्कस किया कि राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। इसमें एक सब यूनिट होती है बेटा लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। ऐसे ही 70s में 2 सब यूनिट प्रेजेंट है और ऐसे ही 80s के अंदर भी 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। 70s की 2 सब यूनिट कौन कौन सी है बेटा, तो इसमें एक लार्ज सब यूनिट है, कौन सी है 50s, और एक स्मॉल सब यूनिट है, ये कौन सी है 30s। ऐसे ही 80s में भी 2 सब यूनिट प्रेजेंट है बेटा, एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट है यहाँ पर 60s और स्मॉल सब यूनिट है बेटा 40s। ठीक है, और एस क्या है मैंने बता दिया, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट। क्लियर। इसके बाद में जैसे हर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे ही बैक्टीरियल सेल में भी या प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही कभी देता है आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हटा दो, बाकी का जितना नाम है वो आरएनए की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है, और आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डीएनए और आरएनए को कंबाइंडली क्या बोलते हैं बेटा हम, तो कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, या फिर क्या होते हैं बेटा ये जेनेटिक मटेरियल। सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। साथ ही साथ हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं बेटा, तो जितने भी कैरेक्टर्स को पेरेंट से प्रोजेनीज में ले जाने का काम है वो क्रोमोसोम्स करते हैं। जितने भी आपके कैरेक्टर्स पेरेंट से आप में आए तो वो किसके थ्रू आते हैं, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं बेटा। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कि यूकैरियोटिक सेल में। तो एक यूकैरियोटिक सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है बेटा न्यूक्लियस। कौन सा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने देखा कि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज में न्यूक्लियोइड के अंदर तो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रीजन होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है
जो कि रिंग शेप का होता है, और इस रिंग शेप के डीएनए को बोलते हैं बेटा हम प्लाज्मिड। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए जो भी हम डिस्कस करें अभी। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने बैक्टीरिया का डायग्राम भी देख लिया था, हो गया होगा बेटा नोट डाउन आपका। जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस बताए आपको कि इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करके आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा रफली लिख लेना ताकि आपको याद रहे और ना भूल जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे। तो ये एक डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ आपको। अभी जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी हैं वो स्ट्रक्चर आप इन डायग्राम में देख लो एक बार। तो बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम्स हमने देखे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस न्यूक्लियोइड रीजन में। तो ये न्यूक्लियोइड कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है, एक रीजन है साइटोप्लाज्म में जहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर डीएनए प्रेजेंट होता है। इस क्रोमोसोम्स के अलावा एक ऐसा रीजन भी होता है जहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो इसके अंदर तो डीएनए है ही, लेकिन ये अलग से डीएनए भी प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 कोटिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी आपको कि यहाँ पर 3 कोटिंग होती है। फर्स्ट कैप्सूल की, इसके बाद सेल वॉल की, और थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहाँ पर 3 कोटिंग दिखा रखी है आपको। फर्स्ट है कैप्सूल की, सेकंड है सेल वॉल की, और थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर? ये एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इसको बोला था हमने फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया को प्रोपेल करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अगर आप सरफेस पे देखोगे तो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा पिलाए, और ये पिलाए जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद साइटोसोल है। साइटोसोल इस साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, जेली पोर्शन है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स यहाँ पर किस टाइप के बेटा? तो राइबोसोम्स यहाँ पे 70S टाइप के होते हैं, और 70S टाइप के राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती है। एक लार्ज सब यूनिट जो कि 50S होती है, और एक स्मॉल सब यूनिट जो कि 30S होती है। ठीक है, साथ ही साथ फूड ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया की। तो इस तरीके से आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर कौन सी है, या फिर अंदर ये जितना भी लिक्विड पार्ट है इस बैक्टीरिया सेल के अंदर, उस लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जितना भी सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम साइटोप्लाज्म। फिर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको क्या बोलते हैं? तो बेटा पिलाए। फिर राइबोसोम्स आ सकते हैं, है ना, और राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं आपको अलग अलग टाइप के, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जितना भी पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में उसको, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्लास से रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए, लेक्चर को 1-2 बार सुनिए। और बेटा दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए आपको अलग अलग तरीके से, उन तरीके से क्वेश्चंस को लिख लेना, थोड़ा जल्दी लिख लेना, रफली एक जगह नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। और जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इस तरीके से बना के, तो आप 100% आंसर गलत करके आओगे और मैं आपके नंबर काट दूंगा। तो अच्छा है कि आप उसी टाइम वो क्वेश्चन को लिख लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आंसर किस तरीके से दे सकते हैं हम उन क्वेश्चंस का। ठीक है, और ऑप्शंस कैसे कैसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन कैसे कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं वो भी मैंने बताया आपको।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक।